नमस्ते छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन किया था। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। छात्रों, आज हम इसी पाठ में आए जो प्रश्न हैं उनका तथा भाषा की बात का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न अभ्यास पाठ से का पहला प्रश्न है आपका, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो छात्रों, यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है कि पत्र जो होते हैं वह हमें बहुत ज्यादा संतोष देते हैं, हमारी संतुष्टि करते हैं, हमें सेटिस्फाई करते हैं, राइट। लेकिन क्या ऐसा ही हमें फोन या एसएमएस के संदेश में मिल सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पत्र हम लिखते हैं उसमें हम पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसमें हमारी आत्मीयता झलकती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हम फोन या एसएमएस की बात करते हैं तो वहां पे जो संदेश होते हैं वो बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, यानी कि बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि जो फोन का इस्तेमाल कामकाजी चीजों के लिए होता है वो ठीक है, लेकिन जहां बात आती है अपने मन के भावों को यानी अपने फीलिंग्स को लिखने की, एक्सप्रेस करने की, तो वहां पे पत्र से बेटर, लेटर से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम ये भी यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो किताबों का आधार हो, या फिर हमारी राजनीति हो या साहित्य हो या कला हो या किसी भी प्रगतिशील आंदोलन में हम देखते हैं कि जो पत्र है उसने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर क्या ऐसी भूमिका छात्रों फोन निभा सकता है? क्या उसमें ये क्षमता है जो पत्र जैसे पत्र में होता है? तो जी नहीं, ऐसी क्षमता फोन या एसएमएस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी होगी इस प्रश्न के लिए। वो यह है कि जो पत्र हैं वो हमारे मनोभावों को खुलकर व्यक्त करते हैं, उनमें हमारा एक जो हमारी छवि है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो दिखती है। लेकिन यही चीजें हम अपने फोन या एसएमएस के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी के साथ हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि पत्र को कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है, करेक्ट। पत्र के बहुत से नाम हैं अन्य भाषाओं में। ओके, तो इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो पत्र को हम खत भी कहते हैं, पत्र को हम कागज भी कहते हैं। तो कागज जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो आपको इसका उत्तर किताब के पहले पन्ने पे पता चल जाएगा। चैप्टर के पहले पन्ने पर ही लिखा है कि कागज जो है वो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। उत्तरम, जाबू और लेख ये तेलुगु भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। पत्र को हम तेलुगु में क्या बोलते हैं? उत्तरम, जाबू या फिर लेख कहते हैं। तो वहीं हमारे तमिल भाषा में हम इसे कड़ित भी कहते हैं। बात आती है हिंदी भाषा की, तो पाती और चिट्ठी का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। और वहीं जो हम पत्र हमेशा बोलते रहते हैं आम दिन में भी कि पत्र लिखना या पत्र पे प्रश्नों का आना, तो जो पत्र शब्द है छात्रों ये हमारे संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। तो प्रश्न 2 में आपको मात्र इन जो शब्द दिए गए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, आपको उन लैंग्वेजेस को यहाँ पर रिकग्नाइज करके लिखना है कि कागज है या जाबू है या पाती या चिट्ठी या पत्र, ये शब्द किन भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ हम अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो छात्रों आपको इस प्रश्न में क्या लिखना है कि जो पत्र लेखन है इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए और अधिक इसका विकास, डेवलपमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे। तो ये हमने इस बारे में भी अपने वीडियोस में पढ़ा था। इसमें देखिए आपको क्या लिखना होगा कि जो पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए नॉट ओनली इंडिया ने बल्कि दुनिया के सभी देशों द्वारा इसे पहले तो पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया। पाठ्यक्रम यानी कि हमारे जो करिकुलम होता है उसमें इसे इंक्लूड किया गया। कौन से विषय को? पत्र लेखन विषय को शामिल किया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो विश्व डाक संघ है उसने एक कंपटीशन शुरू किया, वो था पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का उसने आयोजित किया, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों ने हिस्सा लिया है। वो अभी तक ये कंपटीशन चलता ही रहता है।
तो दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाए कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। 1972 से ही ये आयोजन शुरू किया जा चुका है। ठीक है, अब इसी के साथ चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित आपको अपने यहाँ पर विचार लिखने हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पत्र हमारे धरोहर हैं। धरोहर यानी कि हमारे हेरिटेज की तरह हैं। ऑब्वियसली अगर आपके दादा परदादा के द्वारा कोई लिखा हुआ पत्र है जिसे आप आज भी संभाल के रख रहे हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए धरोहर ही होती है। तो पत्र व्यक्ति की, एक्चुअली जो पत्र होता है छात्रों, उसे व्यक्ति ने स्वयं लिखा होता है, वो उसकी हाथों से लिखा होता है। तो वो ऑब्वियसली किसी भी जिसके लिए लिख रहा है वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है ना। तो हम जितना चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि पत्र को हम धरोहर के रूप में रख सकते हैं क्योंकि हमने उसे खुद लिखा है। और कितने ही पत्रों को हम धरोहर के रूप में रख सकते हैं, नॉट एक या दो, बहुत सारे भी रख सकते हैं। लेकिन क्या यही बात एसएमएस के द्वारा पॉसिबल है? तो जी नहीं, ये एसएमएस के द्वारा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं हम उस मेमोरी को सेव कर सकते हैं, बट एट अ लिमिट। लेकिन इनके साथ जो आपकी अटैचमेंट होती है पत्रों के साथ में, शायद वो वैसी ही अटैचमेंट आपको फोन या एसएमएस के जरिए नहीं मिल सकती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगी कि हम एसएमएस के जो मोबाइल होते हैं उसे हम सहेज कर रखने की क्षमता जो होती है उसमें बहुत कम होती है। और जो एसएमएस होता है लोग उसको बहुत ही जल्दी भूल भी जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो वहीं पे अगर हम पत्र देश काल और समाज को जानने का एक साधन भी होता है। तो पत्र के जरिए हम समझ सकते हैं कि उस समय में क्या घटना घटी थी या कैसा उस समय का माहौल हुआ करता था। और दुनिया के आप जितने भी संग्रहालय, म्यूजियम्स हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी फेमस पर्सनालिटीज हुआ करती थी, जानी मानी हस्तियां, उनके पत्रों का एक वहां पे हमें अनूठा संकलन देखने को मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पत्र धरोहर है क्योंकि उसे आज भी हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, उसे हम संग्रहालयों में रख रहे हैं। वो एक तरह से प्रशस्ति पत्र है हमारे लिए। लेकिन क्या ये सेम तरीका हम एसएमएस के लिए कर सकते हैं? तो मेरा तर्क होगा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने विचार भी यहाँ पे लिख सकते हैं। खैर, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका आज का 5वां प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? देखिए, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर कुछ इसी तरह से आपको देना होगा कि जो पत्रों का चलन कभी न कम हुआ है न कभी कम होगा। डेफिनेटली हम पत्रों को बहुत पहले से देख रहे हैं। जब कबूतर अपने मुंह में मैसेजेस लेके जाता था, हरकारे लेके जाते थे, यानी कि जो रनर्स थे। तो पत्र एक टाइम से शुरू हुआ है और वो अभी तक चल ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और ना ही आएगी। पहली बात। दूसरी, जो पत्र लेखन है वो एक लिटरेचर की कला है। ठीक है, और जबकि हम फैक्स, ईमेल और टेलीफोन तथा मोबाइल की बात करते हैं तो ये एक सिर्फ टेक्नोलॉजी है, ये तकनीकी माध्यम है। इससे आप डेफिनेटली जो आपके ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, कामकाज के क्षेत्र होते हैं, उनमें अच्छा ये भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये सब मिलकर भी पत्र का स्थान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और आपने उसे लिफाफे यानी कि एनवेलप में डाला है और आप उस पे पत्र में सिर्फ आपने पता लिखे यानी कि एड्रेस लिख दिया, लेकिन आपने जो टिकट्स होते हैं वो नहीं लगाया, तो क्या होगा, जो व्यक्ति उस आपके लेटर को रिसीव करेगा उसे एज अ जुर्माना जिसे हम कहते हैं, उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तब उसे वो लेटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो बिना टिकट के सादे लिफाफे पर अगर आप लेटर भेजते हैं तो जो पत्र पाने वाला व्यक्ति है उसे धनराशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है। ओके, 7वां प्रश्न है आपका यहाँ पर कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? आई थिंक आप सब जानते हैं कि पिन कोड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, नॉट ओनली पत्र में बट हर जगह हम देखते हैं पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एड्रेस का मेन पॉइंट ही पिन कोड होता है। तो पिन कोड छात्रों एक खास क्षेत्र को संबोधित करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया को वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और पत्र किस राज्य का है ये भी हम उस पिन कोड के जरिए पता कर सकते हैं।
साथ ही व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना तो जरूरी ही होता है, लेकिन पिन कोड का पूरा रूप है, यानी कि अगर मैं बोलूं आपको कि पिन कोड, पिन का जो पूरा जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो पिन कोड होता है स्टूडेंट्स, ये 6 अंकों का होता है, 6 नंबर्स का होता है, और हर एक का खास इंपॉर्टेंस होता है, अर्थ होता है एक्चुअली। जैसे कि जो पहला अंक होता है वो राज्य को इंडिकेट करता है, दूसरा और तीसरा जो होता है उसके उप क्षेत्र को, मतलब एक राज्य देन उस पर्टिकुलर उसके बाद का जो मेन एरिया है उसको बताता है। अन्य अंक जो होते हैं क्रमशः वो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार पिन कोड की जो सभी संख्याएं हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो इस तरह से अपना परिचय एक तरह से कह लीजिए देती हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है यहाँ पे आपका, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे, पता लिखकर आते थे। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि उस वक्त जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो देश भर से लोग, दुनिया भर से लोग महात्मा गांधी जी को पत्र लिखकर अपनी समस्याएं, अपने क्षेत्र की जानकारी दिया करते थे। तो वो लोग एज अ एड्रेस क्या लिखते थे, मात्र एक ही लाइन लिखते थे, महात्मा गांधी इंडिया। बड़ी अचंभव की बात है, लेकिन मात्र इसी नाम से जो पत्र था उस व्यक्ति का हमारे महात्मा गांधी जी तक पहुंच जाता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को दुनिया भर से बहुत से पत्र आते थे और उन पे पता लिखा होता था महात्मा गांधी इंडिया, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अपने समय के बेहद ही प्रसिद्ध फेमस पर्सनालिटी थे। वे एक तरह से भारत के गौरव थे ऑब्वियसली। तो गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं ये देशवासियों को पता रहता था, अतः उनके पत्र अवश्य उन तक पहुंच जाते थे। तो ये होता था सीक्रेट। ठीक है, अगर वो दिल्ली में है तो लोगों को पता होता था कि दिल्ली में, मतलब पोस्ट ऑफिस को मालूम होता था कि दिल्ली में वो कहाँ पर होंगे। तो इस तरह से गांधी जी के पत्र आसानी से उन तक पहुंच जाते थे। तो चलिए इसी के साथ अब अपने हम अगले विषय पे चलते हैं, वो है आपकी भाषा की बात। छात्रों, भाषा की बात का जो पहला प्रश्न है आपका वह है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे कि प्रशस्ति एक विशेष संबंधित शब्द है, इसमें आपने एक पत्र शब्द को जोड़ा तो जो नया शब्द निकल के आता है वो होता है प्रशस्ति पत्र। वहीं समाचार के साथ भी अगर आपने पत्र शब्द जोड़ते हैं तो नया शब्द निकल के आया समाचार पत्र। तो पहला प्रश्न छात्रों बहुत आसान है, आपको इसी तरह से पत्र के योग से बनने वाले कुछ 10 शब्द चुनकर लिखने हैं। यानी आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिनके साथ अगर आप पत्र वर्ड जोड़ते हैं तो वो एक विशेष संबंधित शब्द बन जाते हैं, मतलब डिफरेंट वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है एनुअल। ठीक है, अब एनुअल के साथ अगर मैं पत्र शब्द जोड़ देती हूँ तो एनुअल लेटर होता है, यानी कि हम उसे जब हिंदी में कहते हैं तो वो बन जाता है वार्षिक पत्र। ठीक है, ये आप लोग लिखते हो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लेटर, तो वहीं अगर मैं सिर्फ एप्लीकेशन का हिंदी लूं तो वो होता है प्रार्थना, जो कि एक विशेष संबंधित शब्द है। लेकिन प्रार्थना के साथ अगर मैंने पत्र शब्द को जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना यहाँ पे, प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, जैसे कि दैनिक यानी कि डेली। ओके, तो यह दिन का जो होता है तो दैनिक प्लस पत्र दैनिक पत्र। साप्ताहिक यानी कि वीकली, वीकली लेटर तो साप्ताहिक पत्र। तो मात्र आपको ऐसे शब्द लेने हैं जिनके साथ अगर आप पत्र शब्द जोड़ते हैं तो वो एक नया शब्द या विशेष संबंधित शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए छात्रों अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। आपका जो अगला प्रश्न है छात्रों वो है प्रत्यय से जुड़ा हुआ, व्याकरण विषय प्रत्यय से जुड़ा हुआ। हम सब जानते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी इस विषय को जरूर ही पढ़ा होगा। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, मतलब कि वर्ड के एंड में लगते हैं, प्रत्यय हमेशा वर्ड के एंड में लगते हैं जबकि उपसर्ग आगे लगता है। खैर यहाँ पे प्रत्यय पे ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द के अंश या ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उस शब्द के वो अर्थ में परिवर्तन लाते हैं अथवा एक विशेषता भी उत्पन्न कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो मात्र एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो है कि जो शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है, ठीक है, और उसे एक नया शब्द बनता है।
और जो मेन शब्द होता है उसे हम मूल शब्द कहते हैं। ओरिजिनल वर्ड है पहन और आपने उस पे प्रत्यय लगाया आवा, तो उससे एक नया शब्द बन गया पहनावा। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो प्रत्यय होते हैं वो कुछ गिने चुने ही प्रत्यय होते हैं। ठीक है, आप कुछ किसी भी शब्द को नहीं जोड़ के कह सकते हो कि ये प्रत्यय है, जैसे आवा, नी, आन, त्व, इक। ओके, ये सारे प्रत्यय की कैटेगरी में आते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके मूल शब्द से आप एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे कि ओढ़ मूल शब्द है, नी प्रत्यय है और आपने इसे जोड़ा तो क्या नया शब्द बन गया, ओढ़नी। चढ़ मूल शब्द है, आन आपने इसमें प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द क्या बन गया आपका, चढ़ान। मम प्लस त्व, हम इसे कहते हैं ममत्व। ठीक है छात्रों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रश्न 2 को भी हल करना है। आपका प्रश्न 2 है कि व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। एवरीबडी नोज कि व्यापार का मतलब क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, तो व्यापार एक शब्द होता है, हम सब जानते हैं, परंतु इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ा है, इस मूल शब्द के एंड में एक हमने प्रत्यय जोड़ा है जो कि होता है इक। इक भी एक प्रत्यय होता है, तो व्यापार प्लस इक, और इससे एक नया शब्द क्या बना आपका, व्यापारिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यापारिक आपका एक नया शब्द बना। ओके, एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपने पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको प्रत्यय के दूसरे शब्दों को नहीं बनाना है, मात्र आपको वो वर्ड्स लेने हैं जिनमें एक प्रत्यय, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने देखिए मार्क किया एक प्रत्यय लगा हो। ओके, तो ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं छात्रों, जैसे कि स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, है ना। साहित्य प्लस एक साहित्यिक, व्यवसाय प्लस एक व्यवसायिक। तो इसी तरह के आपको करीब 10 शब्दों को ढूंढना है और उनको यहाँ पे आपको उत्तर के रूप में लिखना होगा। तो ये है आपका प्रत्यय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। तो आपको प्रत्यय समझ में आया, प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं हम। जो अगला प्रश्न है छात्रों वो आपका संधि विषय के साथ जुड़ा हुआ है। संधि भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा। चलिए इसे समझते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मेल कराना। जोड़ना मतलब ज्वाइंट करना। ठीक है, तो किस चीज को ज्वाइंट कर रहा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो जो दो वर्ण होते हैं आप उनको जोड़ते हैं, एक नया शब्द बनता है, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या हुआ, जोड़ना। जैसे कि हिम प्लस आलय हिमालय, भानु प्लस उदय भानुदय। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो वर्णों को आपस में जोड़ा, संधि की उनकी, तो एक नया शब्द बना, उसे हम कहते हैं यहाँ पर संधि शब्द। ठीक है, वैसे ही जैसे हम संधि करते हैं तो छात्रों दो शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, संधि विच्छेद। चलिए आज तो आपका संधि विच्छेद का विषय नहीं है, आज हम मात्र संधि पर ध्यान देते हैं। संधि के कुल यहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं। क्या क्या होते हैं संधि के 3 भेद, एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका होता है यहाँ पे व्यंजन संधि, और आपका जो तीसरा होता है वो ये होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको भी। अब स्वर संधि जो होता है इसके मेल से होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में भी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए आज हम सिर्फ दीर्घ संधि पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो दीर्घ संधि में आपको क्या ध्यान देना है कि जो ह्रस्व या दीर्घ होते हैं, यानी कि अ प्लस ई और उ, इनके बाद यदि यही ह्रस्व प्लस या दीर्घ अ ई उ आ जाते हैं आपस में, यानी कि दोनों को जब मिलाते हैं तो कौन सा दीर्घ सामने आता है, आ, ई और उ आता है। सिंपल टर्म्स में समझिए, अ प्लस आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ
बड़ा ऊ। ठीक है, तो यही बनना है। तो दीर्घ संधि में सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान देनी है, अ, ई और ऊ की। ओके, चलिए इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, वो है आपका विद्या। ये जो आप समझते हैं लाइन का मतलब क्या होता है, आ की मात्रा। ठीक है, विद्या का आ प्लस अर्थी का अ, तो आ प्लस अ ये क्या होता है, नया शब्द क्या इसमें से बन के निकला, विद्यार्थी। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा वधु में बड़ी ऊ की मात्रा प्लस ऊ, इससे भी एक नया शब्द क्या निकला, वधुर्जा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ह्रस्व या दीर्घ के अ ई उ को अगर प्लस अ ई उ से करते हैं तो क्या जो निकल कर आता है उसे हम आ ई और उ, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। चलिए इसको आप इस स्लाइड से ध्यान से देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे दीर्घ संधि को बनाने के ये नियम होते हैं। ठीक है, देयर आर द रूल्स, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। रूल नंबर 1 क्या होता है कि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ ही होता है। ठीक है, अब अ के साथ आप आ को ऐड करो तो भी आ ही निकल के आएगा। आ के साथ में अगर आप अ को जोड़ोगे तो भी आ ही बनता है, या फिर आप आ प्लस आ करोगे तो भी आ ही साउंड आना चाहिए। ओके, यानी कि धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। ठीक है, धर्म में लास्ट में क्या साउंड है, अ। अर्थ में का भी हमने वहां पे देखने सिंपल से लिखा है अ, तो धर्मार्थ। हिम प्लस आलय हिमालय, अभी बताया था। विद्या का अ, विद्या में कौन सा है, यहाँ पे देखिए आ लगा है, आ। ठीक है, आ की मात्रा है ये, और यहाँ पे अ, तो विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए विद्या में आ, तो आलय में भी आ लगा हुआ है, तो मात्रा प्लस आ यानी कि आ प्लस आ विद्यालय। उसी तरह ई प्लस ई भी ई होता है, फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई भी ई होता है, बड़ी ई प्लस छोटी ई भी ई ही होता है, और बड़ी ई प्लस ई भी ई माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ऊ के लिए भी, ऊ प्लस ऊ भी ऊ होता है ना। जैसे भानु प्लस उदय भानुदय। ओके, अब बड़ा ऊ प्लस ऊ भी ऊ ही मान जाएगा। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ऊ प्लस ऊ भी ऊ ही होता है, यानी कि वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो छात्रों ये होते हैं दीर्घ संधि को बनाने के कुछ नियम जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो छात्रों संधि से जुड़ा हुआ जो आपका आज का सवाल है प्रश्न 3 भाषा की बात से, वो है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अभी हमने इस बारे में चर्चा की थी, जैसे कि रविंद्र शब्द दिया इन्होंने प्रश्न में, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। तो इस संधि में क्या मिलकर आया आपके पास, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई हुई है। इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। मैंने अभी बताया था दीर्घ संधि में आपको क्या कौन कौन से ध्यान करने, अ प्लस अ, उ प्लस उ और ई प्लस ई वाला। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो ये वाला अगर आप पैटर्न याद रखेंगे तो आपको दीर्घ संधि को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं यहाँ पे कि दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर आपको लिखने हैं। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं, दीर्घ गुण वृद्धि और यण। वैसे मैंने आपको 5वीं संधि का भी नाम बताया है, वह था आपका अयादि संधि। इसमें मतभेद है, कुछ लोग 4 मानते हैं भेद, कुछ लोग 5 लेते हैं, कई व्याकरणिक इसको 5 लेके भी समझाते हैं। खैर, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः क्या बन जाते हैं, आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि हम कहते हैं। जैसे कि संग्रह प्लस आलय संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा, महा में भी आ प्लस आ महात्मा। तो इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षक या शिक्षिका को दिखाइए। खैर आप मुझे दिखा तो नहीं सकते, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने आज स्वर संधि संधि और दीर्घ संधि का एक हल्का सा रूप समझा होगा। तो आपको इसी तरह से छात्रों दीर्घ संधि के कुल 10 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, जहाँ पे उ आ ई वाले शब्द आ रहे हो। ठीक है, तो छात्रों इस उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज की जो कक्षा है आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। और
दोबारा एक बार आप वीडियोस देखिए, क्वेश्चन आंसर्स को समझने का प्रयास कीजिए, भाषा की बात, प्रत्यय और संधि को भी समझने का पुनः प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ कक्षा समाप्त। धन्यवाद।